नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं ICAR टेक्नीशियन एग्जाम 4 मार्च 2022 के प्रथम शिफ्ट में पूछ के 75 में से यहाँ पर 65 जीके के सवाल मिल चुके हैं। जो अब तक के जितने भी शिफ्ट का अपने एनालिसिस किया है उसमें से सबसे ज़्यादा इस शिफ्ट के मेरा, इसलिए वीडियो काफ़ी डिले हो चुका है। लेकिन जो भी सवाल होंगे वो आपके 100% रियल और ऑथेंटिक होंगे। तो वीडियो को लाइक करते हुए कंटिन्यू करना। जो भी कैंडिडेट चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। इसमें जीके, साइंस, सोशल साइंस के सभी यहाँ पर 65 सवाल जो मेरे हैं एक्स्ट्रा फैक्ट से जानने वाले हैं। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। PDF फाइल के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इन सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल वो टेलीग्राम पर सेंड किए थे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल देखें जो आज आपके प्रथम पारी में पूछे गए हैं 4 मार्च के। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो टेक्स्ट बुक की ओर से है। यदि अभी तक आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, SSC, बैंकिंग, अदर किसी भी स्टेट या सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की, डेली एक मॉक टेस्ट जरूर लगेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है। टाइम मैनेजमेंट हो गया, इन सभी के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको मॉक टेस्ट लगाना होता है। तो ग्रुप डी हो गया, NTPC, CB2 वगैरह, समय काफ़ी कम है, मॉक टेस्ट आप जरूर लगाते रहिएगा। जो भी कैंडिडेट हैं न्यू है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो TTG के कूपन कोड यूज़ करेंगे टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट पर, तो आपको मैक्सिमम 39 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा और इस डील का फायदा उठा सकते हो जिसमें सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित मॉक टेस्ट रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने 4 मार्च के प्रथम पारी का पहला सवाल। हु बिकम थर्ड क्रिकेटर टू स्कोर 3000 रन्स इन मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। तो जो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन कंप्लीट करने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा करेक्ट हो जाएगा। तो आप कहेंगे पहले और दूसरे कौन है? विराट कोहली हैं जिनका 3000 प्लस आंकड़ा है T20 इंटरनेशनल में। सेकंड है मार्टिन गप्टिल जो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 विजेता PR श्रीजेश। नेक्स्ट वन यहाँ पर बाह्य हिमालय रेंज की चौड़ाई कितनी है? आपको आउटर हिमालय रेंज की चौड़ाई पूछी है, विड्थ पूछी है। तो ये रेंज रहती है चौड़ाई की 10 से 50 किलोमीटर, क्योंकि फिक्स तो है नहीं। जैसे ही आप उत्तर से दक्षिण में आते हो तो उस केस में चौड़ाई है वो कम होती रहती है। वेस्ट आपको पूछा वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? वाटरमैन ऑफ इंडिया है राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, जो कि तरुण भारत संघ है, इनके अध्यक्ष भी है राजेंद्र सिंह। वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। मुक्ति वाहिनी, इसका नेतृत्व किसने किया है? ये एक तरीके से एक सेना थी जो कि पूर्वी पाकिस्तान जिसे कहा जाता था, अभी जो बांग्लादेश देश है, तो वो जो आज़ाद हुआ है वो किसके प्रयास से हुआ है? तो मुक्ति वाहिनी का यहाँ पर जो योगदान रहा है इस सैन्य दल का, जिसका नेतृत्व किया, वैसे इनके कमांडर इन चीफ थे MAG ओस्मानी थे, लेकिन जो सब कुछ प्रयास रहे हैं वो शेख मुजीबुर रहमान के रहे हैं। हालांकि इनको पहले जेल में भी डाल दिया था, काफ़ी अच्छा उनको समर्थन मिला था, जीत हो गई थी, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों अलग हो रहे थे। देखिए अप्रैल 1971 की बात है, उस समय इंदिरा गांधी ने यहाँ पर मुक्ति वाहिनी का समर्थन किया। सो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से अलग एक देश बन गया है। तो मुक्ति वाहिनी बहुत सारे संगठन हैं, उनका एक सामूहिक नाम है जो 1971 की पाकिस्तान सेना के विरुद्ध संघर्ष करके बांग्लादेश को आज़ाद किया था। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम कब लागू हुआ है? जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम है 1969 को। कब? 1969 को लागू हुआ है। जेट स्ट्रीम क्या है? जेट धाराएं जो ऊपरी वायुमंडल रहता है ना, क्षोभ मंडल के सबसे ऊपर टॉप या फिर समताप मंडल में तेज गति से बहने वाली हवाएं रहती हैं। ये भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी प्रवाह को लाने में भी मदद करती हैं। इसकी गति रहती है सर्दियों में ज़्यादा है, गर्मियों में 110 है, सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। नेपाल की किंग बृंद्रा की हत्या किसने की थी? तो नेपाल के जो राजा वीरेंद्र हैं इनकी हत्या है वो हुई थी 2001 में, जो दरबार हत्याकांड के नाम से चर्चित रहा है। तो इसमें ये 1 जून 2001 को हुई थी हत्या। नारायणी हिती पैलेस है जहाँ पर ये रहते थे, पूरा परिवार इनका। तो इस पर सामूहिक गोलीबारी हो गई और राजा वीरेंद्र और उनकी जो रानी ऐश्वर्या सहित है शाही परिवार के 9 सदस्य यहाँ पर मारे गए थे। तो ये शासक थे उस समय। और बाद में इनका जो जांच वगैरह हुई तो माना गया कि दीपेंद्र हैं, इनको नरसंहार के अपराधी के रूप में मानित किया है सरकार के द्वारा नियुक्त एक जांच के दल ने। प्रिंस दीपेंद्र हैं, इनके द्वारा ये हत्या है, बाद में ये जांच के बाद सामने आया है। राजा वीरेंद्र की हत्या के बाद उनके भाई ज्ञानेंद्र को नया राजा है वो बनाया गया था। हालांकि यहाँ पर बाद में ज्ञानेंद्र ने फरवरी 2005 में नेपाल की लोकतांत्रिक सरकार को बर्खास्त भी कर दिया था और सारी शक्तियां हैं वो अपने हाथ ली हैं। इसके बाद में जो पूर्णतः नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना है वो 2008 में मानी जाती है। 1991 में भी हुई थी, लेकिन ये पहले महेंद्र हैं, इस प्रकार ये अपने हाथ में सत्ता लेते रहे हैं। तो पूर्णतः 2008 में
कार्बी लांगपी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर है? ठीक है, कार्बी लांगपी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये असम में है, बोरपानी नदी पर है, असम के कार्बी आंगलोंग जिले में। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में, ठीक है 2021, इसमें भारत की रैंक आपको पूछा तो भारत की रैंक रही है 101वीं रैंक। कितने देशों में से? 116 देशों में से। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 101वीं रही है। 2020 में भारत की रैंक थी 107 देश थे ना, उसमें से 94th रैंक पर रहा था। और प्रथम रैंक पर 2021 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में टोटल 18 देश रहे हैं, जिसमें चीन भी हैं, ब्राजील, कुवैत वगैरह हैं। आर्टिकल 19 से आपको एक कथन आधारित सवाल पूछा गया है, तो बार बार मैंने बताया है प्रीवियस सेट में भी। आर्टिकल 19 के विभिन्न खंड हैं, जैसे आर्टिकल 19A की बात करें तो आपको स्पीच बोलने की आज़ादी रहती है, बी में सभा की आज़ादी है, सी में संघ बनाने की, डी में डॉन रहेगा यानी पूरे देश में आप घूम सकते हो, आने जाने की आज़ादी। अनुच्छेद ई में आप यहाँ पर वहाँ पर एस्टेब्लिश्ड हो सकते हो, स्थापित हो सकते हो, बसने की आपको रहने की आज़ादी आर्टिकल 19E में। जी में बिजनेस करेंगे आप, व्यापार आजीविका की आज़ादी रहती है। पहले एफ भी था, बाद में जो संपत्ति का अधिकार हटाएगा उस केस में ये भी रिमूव। बिलग्राम का युद्ध है, ये किन के मध्य हुआ था? कनौज का युद्ध, जो बिलग्राम का युद्ध कहते हैं इसे। तो ये युद्ध हुआ था 1540 में। किन के मध्य हुआ है? हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ है, और इस युद्ध के बाद हुमायूं को बाहर छोड़ना पड़ा है, इनकी हार हो गई थी। नेक्स्ट वाले यहाँ पर गांधी इरविन समझौता है, ये कब हुआ है? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, यानी ये जो लंदन में हुआ था 5 मार्च 1931 को, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व हुआ था। महात्मा गांधी और उस समय जो वायसराय थे तत्कालीन लॉर्ड इरविन के मध्य ये समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। 5 मार्च 1931 को हुआ है। इसमें 11 सूत्रीय समझौता हुआ है। ये सवाल पूछा हुआ कितने सूत्रीय हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह के लिए अंग्रेजों को किसने सलाह दी थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नाम याद रखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट है, अधिनियम है, 1856 में पारित हुआ। कब? 1856 में। और इसके लिए जो सलाह रही है, प्रमुख योगदान रहा है, वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का रहा है। उस समय कौन वो गवर्नर जनरल रहा था? तो बात करूं तो ये ड्राफ्ट पास हुआ था पहले हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का, वो तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हुआ था। लेकिन जब ये पारित हुआ था, जब तैयार हुआ था ना ये पूरा ड्राफ्ट, तो डलहौजी उस समय थे। लेकिन अधिनियम जब पारित हुआ था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा हुआ था। अगला सवाल यहाँ पर, विच इज़ द यंगेस्ट द्रविड़ लैंग्वेज? तो सबसे अभी लेटेस्ट आप कहेंगे युवा द्रविड़ लैंग्वेज कौन सी है? नए वाली। तो मलयालम है, सबसे यंगेस्ट है, नई है द्रविड़ लैंग्वेज में सबसे ये यंगेस्ट है मलयालम, जो कि केरला की भाषा है। व्हाट इज द करंट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन बांग्लादेश? बांग्लादेश में वर्तमान में प्रतिवर्ष कितनी पॉपुलेशन यानी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है? वो 1% हो रही है तकरीबन, जो इंडिया की भी लगभग 1% है। प्रतिवर्ष जनसंख्या बढ़ रही है। जैसे बात करूं, बांग्लादेश की 2020 में 1.01% वृद्धि हुई, 2021 में 0.98% है। आपको पूछ ले पाकिस्तान में जनसंख्या वृद्धि दर, तो भाई दोगुनी है यहाँ पर। भारत में तो 1% प्रतिवर्ष है वो बढ़ती है जनसंख्या, पाकिस्तान की 2% प्रतिवर्ष है वो वृद्धि होती है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस है, ये इजी सवाल है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। 1949 में 26 नवंबर के दिन ही भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। और पहली बार जो संविधान दिवस मनाया गया है वो 2015 में, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती वर्ष था 2015 में, इसी के योगदान के लिए यहाँ पर 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया गया है। मुगलों की सेना में भर्ती होने वाले सैनिक को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता था अहदी सैनिक। जो वैसे सैनिक जो बिल्कुल राजा की व्यक्तिगत सेवा करते थे वो कहलाते थे अहदी। क्या अहदी कहते थे? जो राजा की डायरेक्ट सेवा करते थे। और नेक्स्ट वाले यहाँ पर, तरंग दैर्ध्य वेव लेंथ है, इसको किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से करते हैं। लैम्डा बराबर वेग बट्टा आवर्ती, आप कहेंगे वेलोसिटी बट्टा फ्रीक्वेंसी। अम्ल क्षार की परिभाषा से एक सवाल पूछा गया था। तो अम्ल की पीएच वैल्यू 7 से कम है, क्षार की 7 से अधिक है। अम्ल खट्टा होता है, ये थोड़ा कड़वा होता है। क्षार वे पदार्थ जलीय विलयन में OH आयन देते हैं और ये H+ आयन देते हैं। तो ये कुछ अलग अलग क्या उसमें ऑप्शन थे बताना आप। अगला सवाल यहाँ पर, जो कैल्शियम ऑक्साइड है जिसे आप बोलते हो जिसे आप बुझा हुआ चूना बोलते हो, तो जो क्विक लाइम है कैल्शियम ऑक्साइड है, इसके साथ आप वाटर मिक्स, क्विक लाइम के साथ वाटर करेंगे तो सैक्ड लाइम बनेगा, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। ये आपकी COH का होल्ट वाइज।
किस संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से? तो आप कहेंगे 73वां और 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। इसके माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। तो विशेषकर यहाँ पर 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, 1992 वाला। और इसमें 3 स्तर कौन से? ग्राम पंचायत पर, जो ग्राम स्तर पर होगा, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति है, जिला परिषद है जिला स्तर पर। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। मधुमेह रोगियों को शर्करा जो शुगर है वो क्यों खाने का सलाह नहीं दिया जाता, यानी शुगर का सेवन उनको नहीं करना है? देखिए, शुगर का मतलब क्या है? डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट यानी जो ग्लूकोज वगैरह है। अब हमारे शरीर में ग्लूकोज है, एनर्जी आपके शरीर में कैसे मिलती है? जो हार्मोन रहता है, अग्नाशय ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है, इंसुलिन। अब इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? जैसे ही ये शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज के रूप में आएगी, अब इसको सोखने का काम करेगा। जैसे ही सोखेगा उस केस में आपको एनर्जी मिल पाएगी। जब इंसुलिन है वो हमारे शरीर में, अब मधुमेह रोगियों का मतलब क्या हो गया? डायबिटीज है, जिनको उनके शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्रावण नहीं होता है। इंसुलिन हार्मोन का काम है ग्लूकोज का, ये सोख लेता है, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है एक तरीके से। जब इंसुलिन हार्मोन का ही स्रावण शरीर में नहीं हो रहा, उस केस में यदि आप शुगर ले रहे हो यानी डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो तो परेशानी होनी ही है, वो ग्लूकोज जमा हो जाता है, ठीक है, फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एनर्जी नहीं मिलेगी आपको। इसलिए खाना खाने से पहले डायबिटीज़ वाले हैं वो इंसुलिन का क्या लेता है? इंजेक्शन लेता है। इंजेक्शन लेने से वो जो भी इंसुलिन है, जितना भी ग्लूकोज बनेगा उसको सोख लेगा, उनको एनर्जी मिल जाएगी। इसलिए वैसे डायरेक्टली उनको शर्करा खाने की सलाह नहीं दी जाती है। उक्त एक सवाल पूछा है, उत्तर लेंस पर जब वस्तु 2F पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उत्तर लेंस है 2F पर रखी है तो 2F पर ही उसका प्रतिबिंब बनने वाला है। घास के मैदान से मिलान करने का था तो स्टेपी घास के मैदान है, ये यूरेशिया में पाए जाते हैं। सवाना है पूर्वी अफ्रीका में है। पंपास है दक्षिण अफ्रीका, जिसमें दक्षिण अमेरिका है, पंपास जो उरुग्वे और अर्जेंटीना है। प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका और कनाडा में। वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट घास के मैदान है जहाँ से अक्सर सवाल आ जाते हैं। बाकी इसके अलावा भी अतिरिक्त हैं जो यहाँ से भी यदि कुछ डीपली पूछते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। मानव शरीर की पीएच वैल्यू आपको पूछी है 7.4 होती है। जो हमारे ब्लड की पीएच वैल्यू है वही हमारे शरीर की है, जो वेरी करती है 7.35 से 7.45 के मध्य। अगला सवाल यहाँ पर, जो BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021 हुआ है, इसमें रजत पदक किसने जीता है? BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021 में जो सिल्वर मेडल जीता है वो PV सिंधु ने जीता है। किसने? PV सिंधु ने। अब ये महिला का है, ठीक है। वैसे पुरुष का एकल खिताब गोल्ड जीता था विक्टर एक्कलसन ने, और महिला एकल खिताब गोल्ड जीता है वो आन से योंग ने जीता है। PV सिंधु ने ये जीता था सिल्वर। निम्न में से सबसे अधिक राजनीतिक है जो विखंडन हुआ है, सत्ता परिवर्तन हुई है, वो किस देश ने झेली है? तो ये विकल्प थे, कमेंट करके बता सकते हो इसका क्या आंसर होगा। ओप्पो ने नाविक संदेश सेवा के अनुसंधान एवं विकास को मजबूत करने के लिए किसके साथ MOU किया है? इससे पहले पूछा गया था। इसरो ने नाविक संदेश सेवा के लिए किसके साथ किया? ओप्पो के साथ। अभी ओप्पो ने किससे किया? इसरो से किया, उल्टा पूछ लिया। हिमालय रेंज किस देश में नहीं है? 6 देशों में हिमालय रेंज, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान और हो जाएगा नेपाल, और श्रीलंका विकल्प में था जहाँ पर नहीं है। बोध प्रार्थना कक्ष को क्या कहा जाता है? बोध जो प्रार्थना कक्ष है उसे चैत्य बोलेंगे। क्या? चैत्य हो जाएगा। जहाँ पर प्रेयर हॉल है बुद्धिस्ट का, उनको। प्राचीन काल में भारत किसका निर्यात करता था? प्राचीन काल में भारत जो एक्सपोर्ट करता था वो मसालों का करता था। यदि वायर की लंबाई में 30% की वृद्धि करे तो प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सवाल आप कमेंट करके बता रहा। अब वायर को आप खींचकर उसकी लंबाई बढ़ा रहे हो या फिर डायरेक्टली वायर है वो आप कोई ऐड कर रहे हो? यदि वायर वो 30 फीट है तो आपने उसी सेम अनुप्रस्थ काट का वायर ले लिया 60 फीट का। तो ये डिपेंड करता है किस टाइप खींच के था। उस केस में तो उसके क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो प्रतिरोध है वो डिपेंड करता है रो जो प्रतिरोधकता है L/A, यानी लंबाई के तो समानुपाती होता है। जितनी लंबाई बढ़ा रहे हो प्रतिरोध भी बढ़ने वाला है। यदि आपने क्या किया, वायर को खींच के बड़ा नहीं किया, खींच के बड़ा करते तो ये थोड़ा छोटा हो जाता है इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यानी आधा हो जाता है एक तरीके से। जैसे कि आप कह दें कि वायर की लंबाई दुगुना करेंगे तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या आधा हो जाएगा इसका जस्ट, तो वो उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो वृद्धि कर दें उस केस में आपको, यदि डायरेक्ट वृद्धि कर रहे हो, खींच नहीं रहे हो तो आपका प्रतिरोध भी 30% बढ़ जाएगा। यदि आप खींच रहे हो तो फिर आपको अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में परिवर्तन है वो भी देखना पड़ेगा कि कितना हुआ, उसका जो उल्टा होता है।
तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन रहेगा, आप कमेंट करना एग्जैक्ट क्या था उसमें। राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ नाम बदलकर क्या किया गया है? राजनीतिक दल जो नाम था भारतीय जनसंघ, उसको बाद में किस में मिलाया गया है? देखिए, नाम है भारतीय जनसंघ है, उसको बाद में जनता पार्टी में है वो विलय किया गया था। अब जनता पार्टी है, ये बाद में 1980 में भारतीय जनता पार्टी बन गई। ठीक है, 1980 में जनता पार्टी टूट गई और बीजेपी का गठन हुआ। वैसे बात करूं मैं, जो ये भारतीय जनसंघ है इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। किनके द्वारा? 3 व्यक्ति, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर बलराज मधोक और दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा। और ये बाद में ये सिंबल था दीपक। उसके बाद तो बीजेपी की 1980 में हुई है, जो राधाकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। युवा मामले और खेल मंत्रालय की योजना नाम है टारगेट ओलंपिक पोडियम। इसके समर्थन के लिए ओलंपिक 2024 हेतु कुल कितने एथलीट की पहचान की गई है? भारत के कितने एथलीटों की पहचान की गई है टारगेट ओलंपिक पोडियम के लिए? तो 148 एथलीट है वो चुने गए हैं। ये योजना वैसे 2014 से शुरू की गई थी। नेशनल पेंशन सिस्टम्स ट्रस्ट की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कितने फीसदी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ग्राहक है वो 2020-21 के अंत में अटल पेंशन योजना का विकल्प चुना है उन्होंने। जो नेशनल पेंशन सिस्टम वाले जो कस्टमर हैं ये 2020-21 में अटल पेंशन योजना में भी शामिल हुए हैं। तो 66% हैं ऐसे जो कस्टमर हैं जो पहले थे एनपीएस के। और अटल पेंशन योजना है, ये शुरुआत 9 मई 2015 को ही है, कोलकाता से की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन स्कीम थी। 18 से 40 साल के बीच की जो भी उम्र है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पेंशन पाने के लिए कम से कम 20 साल का आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। अटल पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद कम से कम 1000 रुपये और अधिकतम 5000 रुपये मासिक पेंशन यहाँ पर मिल सकते हैं। ये डाटा याद रखिएगा, कम और अधिकतम वाला। दिल्ली कौन से रेलवे जोन में आता है? तो उत्तरी रेलवे है। भारतीय चुनाव आयोग कौन से चुनाव नहीं कराता है? अब जो भारतीय चुनाव आयोग है, इंडियन इलेक्शन कमीशन है, वो जो पंचायत राज के चुनाव है ना वो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कराए जाते हैं, न कि आपके राष्ट्रीय। कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? स्टूडेंट ने बताया कि किसी धर्म में जानवर की बलि वगैरह है, ये कोई स्वतंत्रता नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों पर किस पशु का चित्र अंकित नहीं था? अब 6 प्रमुख जो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी पशुपति मोहर, इसमें 6 जानवर अंकित थे, जिसमें मोर भी था, बाघ, हाथी, गेंडा, भैंसा, एक बकरी का भी विकल्प था जो नहीं था उसमें अंकित। हु पब्लिश्ड नोट्स इन इंडिया? भारत में नोट हैं वो कौन करता है? आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसे आप हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हो, इसमें क्या शामिल है? व्यष्टि में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं खरीदी और बेची जाती हैं, जिसके अंतर्गत उपभोक्ता है, उत्पादक है, फर्म आ जाती है, इंडस्ट्री आ जाती है, वो सारे व्यष्टि में है। समष्टि के अंतर्गत देखिए माइक्रो है, एक मैक्रो है। यदि मैं मैक्रो की बात करूं, माइक्रो का तो ये हो गया सूक्ष्म जो व्यष्टि बोलते हैं आप। मैक्रो में समष्टि अर्थशास्त्र में क्या आ जाते हैं? बेरोजगारी, रोजगार, राष्ट्रीय आय, कितना उत्पादन हो रहा है, व्यापार चक्र है, आर्थिक विकास, मुद्रा संकुचन, ये सभी टर्म आते हैं। और इनमें जनक किसे कहा जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक के जो फाउंडर है, फादर है, वो कौन है? जॉन मेनार्ड कीन्स है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के एल्फ्रेड मार्शल है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। पूछा गया आपको जो कॉन्ड्रोसाइट्स है ये किस उत्तक में पाए जाते हैं, कौन से टिश्यू में? तो जो कार्टिलेज टिश्यू है यानी उपास्थि उत्तक है उसमें पाए जाते हैं कॉन्ड्रोसाइट, जो एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम नंबर ऑफ एटम्स इन O2? ऑक्सीजन, देखिए O2 में जितने परमाणुओं की संख्या है उतनी सेम संख्या कौन से विकल्प में है? तो ये डिपेंड करती है। जैसे O2 का ये 1 मोल है। अब O2 का जो आणविक अणुभार है, ठीक है, मोलर मास है, वो है 32 ग्राम पर मोल। कैसे? ऑक्सीजन का 16 है तो O2 का 32 है। 32 ग्राम पर मोल यानी 1 मोल में O2 के 1 मोल, O2 ये पूरा 1 मोल है, इसमें 32 ग्राम है। इसी प्रकार आप कहेंगे यानी 1 मोल में 32 ग्राम, तो 1 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? जो अवोगाद्रो संख्या है 6.022 गुणा 10⁻23 होती है। अब ये सेम संख्या किस में आ रही है? अब आप देखेंगे विकल्प में 44 ग्राम CO2, तो CO2 44 ग्राम सही दे रखा है। CO2 का जो परमाणविक भार अणुभार है वो कितना है? 44 ग्राम ही है। यानी 1 मोल CO2 में 44 ग्राम है, जो इसमें भी दे रखा है। बाकी सभी आप देखेंगे 42 ग्राम NO2 का अणुभार है 46 ग्राम। यदि यहाँ पर अणुओं की संख्या किस में समान? अब ये जो आपको 42 ग्राम में देखनी अणु कितने हैं,
परमाणु की संख्या कितनी है। बाकी NO2 में जो 46 ग्राम होता है, अब 46 ग्राम में तो परमाणु की संख्या 1 मोल के बराबर 6.022। अब 42 में कितनी है, तो वो आपको 1 मोल करके फिर 42 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें तो ये समान नहीं रहेगी, बाकी समान सिर्फ इसमें आ रही, बाकी सभी में O3 में भी ये हो जाएगा आपके 48 ग्राम में, और इसमें 32 का पूछा। इस प्रकार एक ही बैठ रहा विकल्प। अगला सवाल देखते हैं, मानचित्र में सही सम्मिलित करना था। जो नदियां होती हैं कौन से रंग में शो करती हैं, आप देखते हो ना मानचित्र में, तो जो ब्लू रंग है वो वाटर बॉडीज है, जितनी भी नदियां वगैरह है वो नीला कलर में शो होगा मानचित्र में। ब्राउन कलर है वो माउंटेन को बताएगा, ब्राउन कलर है भूरा, ये माउंटेन पहाड़ को बताएगा। और जो पठार है वो येलो कलर रहेंगे। ग्रीन है जो बिल्कुल घास या प्लेन्स है वो ग्रीन में रहेंगे, ये मानचित्र में अंकित होते हैं। हरे पेड़ पौधे अपने भोजन के लिए सूर्य के प्रकाश का कितना फीसदी भाग का उपयोग करते हैं। जो हरे पेड़ पौधे हैं अपने भोजन के लिए सूर्य के प्रकाश का 1%। अब जो पत्ती है जो क्लोरोफिल से प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाती है, तो पत्ती पर प्रकाश तो पूरा पड़ता है, सूर्य का 100% आता है, लेकिन उनमें से वो 1% ही काम में लेती है, बाकी सभी चला जाता है भूमि में। और तो ये 1% से वो अपना भोजन बनाती हैं। अगला सवाल देखते हैं, नेचुरल डिजास्टर आपको प्राकृतिक आपदा में क्या नहीं आता है, क्या विकल्प है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड है। वाई यदि कोई वाई कुछ भी एसिड वगैरह हो, क्षार हो, क्या है वो आपको ज्ञात करना पहले पता नहीं है। यदि नीले लिटमस को लाल कर देता है तो अनिल हो रहा, भाई यहाँ पर नीला लाल हो रहा है, इसका मतलब है वो अम्ल है। नासा से स्पेस एक्स के फ्लाइट सर्जन किस भारतीय मूल के व्यक्ति को बनाया गया है। अनिल मेनन है, पहले भी आ चुका है, 10 जने जो जा रहे हैं स्पेस एक्स वाला, उसमें अनिल मेनन है जो सर्जन है। अगला सवाल यहाँ पर, निम्नलिखित में से क्या ज्वालामुखी पर्वत की ढलान में अपशिष्ट पदार्थ के निर्माण का कारण नहीं है। तो ये विकल्प थे, हेवी रेनफॉल है, ह्यूमन डिस्टर्बेंस है, आइस मेल्टिंग है, क्या इसमें से कारण नहीं है। अदर नेम ऑफ ओविडक्ट यानी जो डिम्ब वाहिनी है उसको अन्य किस नाम से जानते हैं। डिम्ब वाहिनी बोले तो वो फेलोपियन ट्यूब की बात कर रहा है, तो फेलोपियन ट्यूब इसका अदर नाम हो जाएगा। बक्कल कैविटी मुख गुहा है, ये कौन से शरीर के कौन से तंत्र का हिस्सा है। तो ये डाइजेस्टिव जो आप कहेंगे पाचन तंत्र के अंतर्गत आता है। मुख गुहा में दांत, जीभ, लार ग्रंथि सारी आ जाती हैं। अगला सवाल देखते हैं, मानव विकास सूचकांक का जो डेवलपमेंट में प्रमुख में से कौन सा आधार नहीं उसमें काउंट होता है गणना के लिए। एडुकेशन होता है, गुड हेल्थ है, जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो जीवन प्रत्याशा भी अच्छी होगी, नहीं आपके जीवन कब तक कितने साल तक जीवित रह सकते हो। इनकम है, प्रति व्यक्ति आय भी है, तो सेक्स रेशियो यहाँ पर मायने नहीं रखता। डेवलपमेंट में आप मेल हो या फिर फीमेल हो वो नहीं डिपेंड करता। लेड जल से अभिक्रिया क्यों नहीं करता है। लेड है Pb, वो जल से रिएक्शन क्यों नहीं करता है, क्योंकि जो लेड रहता है ना वो PbO के रूप में रहता है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑक्साइड बना देता है, धात्विक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड बन जाता है। धात्विक शीशे की सतह को लेड ऑक्साइड है, तो ये पतली एक संरक्षित किया जाता है, जो जल से डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करते हैं, फिर अलग परिस्थितियों में कराई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू सेम फाइलम, कौन से हैं जो एक ही फाइलम से बिलोंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आप देखेंगे राउंड वॉर्म, टैप वॉर्म, सी कुकुम्बर है, सालमन है, कन खजूरा है, अर्थवॉर्म है। तो वैसे देखेंगे इन तीनों में से तो कोई है नहीं। अब चौथा विकल्प कौन सा था, वो हो सकते हैं सेम फाइलम से, क्योंकि आप कन खजूरा देखेंगे तो आर्थ्रोपोडा से फाइलम से है, अर्थवॉर्म है एनिलिडा से है, ठीक है, तो ये तो अलग हो गए। और फिर आप जो सी ककम्बर है जो इकाइनोडर्मेटा से है, और ये जो वही मछली होती है सैल्मन जो कॉर्डेटा से है। और बाकी यहाँ पर अलग अलग सभी आप फाइलम के देख सकते हो। जो टैपवर्म है वो प्लेटिहेलमिंथेस से है, राउंडवर्म है वो नेमेटोडा से है, तो ये सभी अलग हैं। लीस्ट रिएक्टिव एमोंग सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन और लेड में से सबसे कम सक्रियशील कौन से है जो दूसरों से रिएक्शन करता है। तो वो पूरी सक्रियता श्रेणी आपको पता ही होगी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, पोसोके में एजियाले हाको, ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो पोसोके में Ag आयरन है, आ लेड है। तो ये पूरी कुछ ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हो। सबसे अधिक सक्रिय है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो यहाँ पर आपको था सबसे कम कौन सा है, तो लेड यहाँ पर सबसे पीछे ही आ रहा है, तो वो कम ही होगा। अब एक ये न्यूमेरिकल का सवाल पूछा गया है, कुछ दो लेंस दे रखे हैं, अलग अलग उसकी क्षमता है, तो ये आप देख सकते हो इसका क्या आंसर होगा, थोड़ा मिलान करना पड़ेगा। अब सबसे कम बॉडी में क्या पाया जाता है, खनिज वगैरह ये कुछ होगा। मंडल आयोग के निर्णय के खिलाफ किस विश्वविद्यालय के छात्र ने आत्महत्या किया था, जिसको आंसर पता कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और फिर यहाँ पर एक आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक का ये दोबारा रिपीट हो रहा बार बार सवाल। केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44 है, जल का 1.33 है। तो आपको यहाँ पर अपवर्तनांक निकालना था जल का जो यहाँ पर
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू केरोसिन, केरोसिन के सापेक्ष। पूछा किसका, मैंने इससे पहले भी बताया, जल का पूछा है ना, जिसका पूछा उसको ऊपर रखेंगे। अब देखिए जल का है कितना, वाटर का 1.33 है, उसको ऊपर रखिएगा, जो दे रखा उसको नीचे, यानी केरोसिन है 1.44 है। अब जिसका पूछा वो रेस्पेक्ट में पूछा, वैसे सवाल में तो वाटर का दे रखा, लेकिन वाटर का आपको निकालना है केरोसिन के सापेक्ष। उस केस में जिसका निकालना ऊपर है उसको भाग देंगे, जो आंसर मिलेगा वो आपको आंसर करना है। और बाकी ये कैसे बेंड होती है, तो सघन से विरल में आ रही है तो वो अभिलंब से दूर हटेगी, विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब के पास आ जाएगी। एक और न्यूमेरिकल का सवाल है, ये भी बता चुका हूँ, इससे पहले सेट में आ चुका है, जिसमें आपको प्रतिबिंब बिंब दे रखा है कितना दूर है, फोकस दूरी आपको दे रखी होती है, तो प्रतिबिंब आप निकाल सकते हो 1/v + 1/u बराबर 1/f, जो दर्पण सूत्र है। उसके बाद जो आवर्धन वाला सूत्र है m बराबर -v/u बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई है। इसमें v निकल गया, u दिया हुआ है और प्रतिबिंब एक की आपको हाइट भी दी रहेगी, जो प्रतिबिंब की हाइट है तो प्रतिबिंब की हाइट यहाँ से निकाल सकते हो। और फिर यहाँ पर एक और न्यूमेरिकल पूछा, समांतर क्रम में 3 प्रतिरोध हैं जो कि पैरेलल है, समानांतर में है, ठीक है, 6, 12, 18 ओम के हैं, और श्रेणी क्रम में भी यही डाटा है, सेम प्रतिरोध है, फिर 12 वोल्ट के जुड़े होते हैं। तो आपको यहाँ पर विभवांतर निकालना है श्रेणी क्रम में और समानांतर क्रम में, और उसको भाग देना है, तो क्या इसका कैलकुलेशन होगा। मेंडल के प्रयोग से आपको सवाल इस टाइप से पूछा गया था एक। और एक सवाल ये देखिएगा, एन एलिमेंट एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 19 है, तो आप कहेंगे वो तत्व तो होगा पोटेशियम है, परमाणु क्रमांक 19 है। और बाकी उसमें जो विन्यास आप देख सकते हो, पहले कक्ष में 2 आएंगे, फिर 8 8 ये दे रखा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 दूनी 16, 16 और 2 18 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो 19 है, अब 19 से आप कहेंगे 2 इसमें भी, 2 8 8, यानी बाह्य कक्ष पूरा भरा हुआ है, पूरा तो नोबल गैस में होता है, लेकिन इसने एटॉमिक नंबर भी दिए है ना कि 19 है, 19 वाला तब तो नोबल गैस तो है नहीं, पोटेशियम वाला है। तो एक इलेक्ट्रॉन गया कहाँ, 19 होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन है उसने क्या किया, त्याग दिया। अब त्याग का दिया है उसका मतलब उस पर पॉजिटिव आवेश आ गया है नहीं, K+ आ चुका है। अब एक इलेक्ट्रॉन उसने त्याग दिया है, उस केस में वो क्या बन गया, कैटायन बन गया। व्हाट विल हैपन व्हेन ए हॉट एयर बलून एंड वाटर वेपर गोज अपवर्ड है, तो हॉट एयर बलून ऊंचाई जाता है तो क्या होगा, क्या विकल्प थे उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। इस टाइप से यहाँ पर 75 में से मैक्सिमम सवाल ये मिल चुके हैं, यानी 65 सवाल, महज 10 सवाल रहे हैं। इस एफर्ट के लिए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी कैंडिडेट है प्रीवियस ईयर की कुछ इंपॉर्टेंट PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वेबसाइट विजिट कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम पर भी काफ़ी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जरूर ज्वाइन करना। और जो कैंडिडेट अभी तक मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया, टेक्स्ट बुक पर TTG के कूपन कोड से आप मैक्सिमम डिस्काउंट लेते हुए ये ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।